हे व्यूअर्स, एज़ यू नो कि इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर बहुत चल रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, इसके रीज़न्स क्या है। इज़राइल में हमने सुना होगा हमास ने अटैक किया, उन्होंने 5000 मिसाइल्स इज़राइल पे छोड़ी और इन्वेड कर गए इज़राइल में, और उसके बाद उन्होंने लोगों को कैप्चर करके उनका ब्रूटली ट्रीटमेंट किया है। उन्होंने कई सारे वोमेन्स और चिल्ड्रन को मारा, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया है। इज इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? हमास है क्या? गाजा स्ट्रिप क्या है? वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन्स रहते हैं। पैलेस्टीन्स कौन है? इजराइल ने स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया, मतलब अब वो पूरी तरह वार में है अगेंस्ट हमास। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैलेस्टाइन कहाँ है इजराइल में, हमास क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, एम क्या है, उसने अटैक क्यों किया इजराइल पे। तुमने सुना होगा PLO। व्हाट इज PLO? गाजा स्ट्रिप कहाँ है? वेस्ट बैंक कहाँ है? हिस्ट्री क्या है इजराइल की? क्योंकि हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से इस टॉपिक को समझना बहुत टफ हो जाता है। फाइट क्यों हो रही है जेरूसलम के ऊपर तीनों कम्युनिटीज में, ज्यूस, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस? ईरान क्यों हेल्प कर रहा है हमास की? क्या है जो बोल रहा है ईरान का फॉर्म्ड है जो बोल रहा है क्या? इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड का? स्वीज कैनाल क्राइसिस क्या थी? क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कवर इन दिस वीडियो। होप सो एंड तक बने रहना। देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको समझना सिंपल वर्ड्स में इतना ईजी नहीं है। मैंने भी बहुत सोर्सेज से, विकीपीडिया से, गूगल से मैंने कई सारी डिटेल्स को देखा। उसके बाद मुझे लगा कि इसको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहिए कि ये है क्या। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים. अब सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल है कहाँ। देखो, ये है हमारा इंडिया, और इंडिया से ऊपर ये पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान। आपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज सुने होंगे। मेडिटेरेनियन सी ये है, रेड सी ये है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन के सी के पास वाला जो एरिया है ये पूरा मिडिल ईस्ट है, ये पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। तो ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इन्हीं में से एक कंट्रीज है इजराइल। ये देखो, सऊदी अरबिया, सऊदी अरब से ऊपर जॉर्डन, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट है छोटा सा इजराइल। इजराइल जो है वो हार्डली हमारा जो मणिपुर का एरिया है उसके बराबर होगा। और देखो, इससे कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। इजिप्ट से ऊपर लेबनान, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला लेबनान, फिर है सीरिया, और ये है जॉर्डन इधर। तो तुम देख सकते हो कि जो इजराइल है, इजराइल वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सऊदी अरब, जॉर्डन के ऊपर है। ठीक है, अब इसको थोड़े डीप में देखते हैं। ये इजराइल बताया था मैंने। इजराइल का ये जो पार्ट है छोटा सा, ये वाला, ये इजिप्ट का पार्ट हुआ करता था। इजिप्ट ही तो था इधर, ये इजिप्ट है। तो ये इजिप्ट जो है, इजिप्ट का एरिया हुआ करता था ये। लेकिन गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये जो है वेस्ट बैंक, यहाँ पे पैलेस्टीन्स रहते हैं, गाजा स्ट्रिप में भी पैलेस्टीन्स रहते हैं। और जो हमास सुना है तुमने, जो हमास के टेररिस्ट हैं, वो यहीं से इस वाली स्ट्रिप पे बमबारी कर रहे हैं इजराइल में। ये पूरा इजराइल है, ये येलो पार्ट वाला। तो हमास के जो टेररिस्ट हैं वो गाजा स्ट्रिप से इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, इसमें पैलेस्टीन्स रहते हैं और इजराइल में ज्यूस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब बोलोगे कि पैलेस्टीन्स कौन है? पैलेस्टीन्स अरब मुस्लिम्स हैं, अरब मुस्लिम्स हैं पैलेस्टीन्स। और जो इजराइल में लोग रहते हैं वो ज्यूस कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ज्यूस रिलीजन को मानने वाले। ठीक है, अब देखो, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में इतना ज़्यादा ब्लॉकेड्स वगैरह हो रखे हैं कि इनको सही से पानी, खाना तक नसीब नहीं हो पाता।
इजराइल ने इन लोगों के ऊपर बहुत सारे ब्रूटल अटैक्स भी किए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको ये बाहर निकाल दें यहाँ से, अरब मुस्लिम्स को। ज्यूज़ को एक सेपरेट कंट्री चाहिए। अभी हम इसके ऊपर हिस्ट्री में, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हिस्ट्री में जाएंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो, यहाँ पैलेस्टीन्स रहते हैं गाजा में और वेस्ट बैंक में, जो कि अरब मुस्लिम्स हैं, और इजराइल में ज्यूज़ रहते हैं। आगे आते हैं, पैलेस्टीन्स और इजराइल है कितना बड़ा। देखो गाजा का जो एरिया था छोटा सा, वो अराउंड 365 किलोमीटर का, और वेस्ट बैंक और जो जेरूसलम का पार्ट है, जेरूसलम ध्यान रखना, जेरूसलम इसकी कैपिटल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रीजन है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज तीनों कम्युनिटीज के डिस्प्यूट का, क्योंकि जेरूसलम को कोई भी तीनों में से कोई भी कम्युनिटी छोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है, कितने बड़े हैं ये, 5655 किलोमीटर, ये 365। इजराइल को देखो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लेके बैठा है, लेकिन पैलेस्टीन्स को कितना दिया है, अराउंड 6,000, ओनली 6,000 किलोमीटर स्क्वायर, और खुद ने कितना है, 20,000। अब एक रीजन ये भी है कि ज्यूज की पॉपुलेशन ज्यादा है अरब मुस्लिम से। आगे बढ़ते हैं, ये जो पैलेस्टीन टेरिटरीज है ना, जितनी मैंने तुमको पैलेस्टीन की टेरिटरीज बताई, कौन कौन सी, गाजा और वेस्ट बैंक, जहाँ पे पैलेस्टीन्स रहते हैं, पैलेस्टीन्स मतलब अरब मुस्लिम्स, वो इजराइल मिलिट्री कंट्रोल के अंडर है 1967 से। इनको कंट्रोल कौन करता है, इजराइल मिलिट्री। तो ध्यान रखना, बेशक ये पैलेस्टीन्स अरब मुस्लिम्स इनके एक अलग देश हैं, पैलेस्टीन एक अलग देश मान लो इजराइल में, पैलेस्टीन्स एक अलग देश है इजराइल में अरब मुस्लिम्स का, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, इजराइल। गाजा स्ट्रिप छोटा सा एरिया है जो इजिप्ट को बॉर्डर करता है, जिसमें 2 मिलियन पैलेस्टीन्स रहते हैं, और ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसी में हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो वहीं से अटैक करता है। मतलब हमास कहाँ का ओरिजिन है, गाजा स्ट्रिप का। अब देखते हैं ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। अब पैलेस्टीन कहाँ कहाँ रहते हैं, गाजा में रहते हैं। गाजा में ये जो 2 मिलियन लोग हैं, ये सिर्फ पैलेस्टीन ही नहीं है, यहाँ पे ज्यूज भी रहते हैं, क्योंकि इजराइल ने क्या किया, यहाँ पे पैलेस्टीन्स को तो रखा ही रखा, गाजा और वेस्ट बैंक में अपने ज्यूज लोगों को भी भेज दिया। देखो आगे वाली स्लाइड में देखो, इजराइल के 7.5 से 6 लाख लोग हैं इजराइल में, ज्यूज लोग जो हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, ये देखो, ये पूरा जो इजराइल का पार्ट है, यहाँ पे ज्यूज रहते हैं, लेकिन ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ पे पैलेस्टीन्स को होना चाहिए, और नो डाउट पैलेस्टीन्स भी हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इजराइल। लेकिन अभी एक और चीज़ देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है, तो जो रेड वाला पार्ट है, ये कौन है, इजराइल के लोग। तो पैलेस्टीन्स के बीच में ही इजराइल, जो ज्यूस के लोग हैं, जो ज्यूस लोग हैं, इजराइल के ज्यूस लोग जो हैं, उनको भी भेज दिया गया। तो इसका मतलब पैलेस्टीन्स को कुछ अलग से, कुछ भी सेपरेट नहीं दिया गया, उन्हीं में उनको भेज दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पैलेस्टीन्स रहते कहाँ हैं, पैलेस्टीन्स देखो, पैलेस्टीन्स आपके 2 मिलियन रहते हैं इजराइल में। अब तुम बोलोगे भैया पैलेस्टीन्स तो गाजा और उसमें थे, वेस्ट बैंक में, वो जो 2 एरियाज थे, जो वेस्ट बैंक था और जो गाजा था, छोटी सी स्ट्रिप, नहीं वहाँ भी रहते हैं 3 मिलियन और 2 मिलियन, लेकिन पैलेस्टीन्स में भी रहते हैं, पैलेस्टीन्स भी रहते हैं इजराइल में भी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि गाजा में और वेस्ट बैंक में ज्यूज को भेज दिया था इजराइल गवर्नमेंट ने, ऐसे ही अरब मुस्लिम्स भी रहते हैं। बाकी अरब कंट्रीज में मुस्लिम्स रहते हैं। अब ज्यूज कहाँ रहते हैं, ज्यूज देखो 6 मिलियन पीपल रहते हैं यूएस में, और इजराइल में 6.7। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है, यूएस में इतनी सारी पॉपुलेशन है ज्यूज की, इस वजह से यूएस जो है इजराइल को सपोर्ट करता है। 1047 BC में ये पूरा एक किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, और इस किंगडम ऑफ इजराइल में ज्यूज पीपल हुआ करते थे, ज्यूज कम्युनिटी के लोग। और इसको रूल कौन किया करता था, किंग सोलोमन। उसने क्या किया कि किंग सोलोमन ने एक टेम्पल माउंट बनवाया, फर्स्ट टेम्पल जो ज्यूज का टेम्पल था, टेम्पल माउंट। उसके बाद उन्हीं ज्यूज लोगों में से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जो एक्चुअली में एक ज्यूज थे, ज्यूज कम्युनिटी के थे जीसस क्राइस्ट। उन्होंने अपने से हटके एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियन रिलीजन। जैसे कि हमारे जो हिंदू थे, गौतम बुद्ध हिंदू थे, उन्होंने स्टार्ट किया बुद्धिज्म, ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन स्टार्ट किया।
लेकिन ये चीज़ ज्यूस वालों को पसंद नहीं आई, ज्यूस के लोगों को। तो ज्यूस के लोगों ने उनको क्रूसीफाइड कर दिया, उनको हैंग टू डेथ कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं एक और रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन। वो 300 AD में रूलर बनते हैं और वो फिर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब फिर वो क्या करते हैं, वो ज्यूस को टॉर्चर करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मार दिया था। तो जो ज्यूस लोग थे वो डर की वजह से यूरोप में शिफ्ट होने लगते हैं। तो ये जो किंग है वो ज्यूस की याद में, जीसस क्राइस्ट की याद में, जो जीसस क्राइस्ट को मारा था उनकी याद में एक चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर बनाते हैं, चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर, जो कि जेरूसलम के पास है। उसके बाद 638 AD में अरब आर्मी इन्वेड कर देती है इजराइल में। अरब आर्मी, मुस्लिम्स लोग, फिर वो क्या करते हैं, वो रोमन को हरा देते हैं और वो वहाँ पे डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद बनाते हैं। एक ही प्लेस पे डोम ऑफ द रॉक है, अल अक्सा मस्जिद है, चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर है, टेम्पल माउंट भी है। तो ये सारी प्लेसेस हैं। अब यहाँ पे देखो 3 कम्युनिटीज़ इस एरिया को चाहती हैं, जेरूसलम के एरिया को। तो इन तीनों कम्युनिटीज़ में इसी के लिए फाइट होती है। अब 1891 में ये जो पूरा एरिया था वो अरब्स के कंट्रोल में था, मुस्लिम्स के कंट्रोल में था। यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अब जो यूरोप भाग चुके थे ज्यूस के लोग, अब वो अपने देश में वापस आना चाहते थे, इजराइल में लौट के आना चाहते थे। जो यूरोप, पोलैंड, जर्मनी में भाग गए थे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के टाइम पे। अब दिक्कत क्या थी कि वो वहाँ से भाग के आए क्यों? रीज़न था कि वहाँ पे हिटलर का जो होलोकास्ट हुआ था, या फिर वहाँ पे उनके साथ ना अनफेयरली ट्रीटमेंट किया जा रहा था। ज्यूस को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था, उनको कोई भी ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने, ज्यूस ने सोचा कि चलो अब हम अपने देश वापस चलते हैं, इजराइल दोबारा चलते हैं लौट के। तो अब वो इजराइल में आने लगते हैं और इस इजराइल में आने के एक मूवमेंट को जियोनिज्म बोलते हैं। और जियोनिज्म एक मूवमेंट था ज्यूस का, जियोनिज्म के अकॉर्डिंग वो अपने देश को वापस चाहते थे, वो अपनी ज़मीन को दोबारा वापस लेना चाहते थे। तो अब देखो यहाँ पे पहले से मुस्लिम्स लोग हैं, अब ज्यूस लोगों की एंट्री होगी जो यहाँ से भाग चुके थे। अब देखो यहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ फॉर्म हो जाएंगी। क्रिश्चियंस यहाँ पे पहले से थे, तो अब यहाँ पे 3 कम्युनिटीज़ एक साथ हो गई। अब आता है ईयर 1914, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ। जैसे कि पता है ब्रिटेन, यूएस, इन सब की क्या स्ट्रेटेजी रही है, दूसरों को यूज़ करना फिर उनको छोड़ देना। तो आमने सामने थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटेन और जर्मनी। जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था ऑटोमन एम्पायर, जो इजराइल को रूल किया करता था, और ब्रिटेन के साथ थे यूएस और यूएसएसआर। लेकिन ब्रिटेन ने जियोनिज्म को सपोर्ट किया, जिससे कि उसको ज्यूज लोगों का सपोर्ट मिल सके, और उनको प्रॉमिस भी किया कि वो इजराइल में उनको एक अलग नेशन देंगे जीतने के बाद। और इस डिक्लेरेशन को बेलफेयर डिक्लेरेशन बोला जाता है। इस बेलफेयर डिक्लेरेशन में हिज मेजेस्टी गवर्नमेंट विद द फेवर द इस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन फॉर अ नेशनल होम फॉर द ज्यूज पीपल। ज्यूज पीपल को बोला गया बेलफेयर डिक्लेरेशन में कि तुमको एक अलग देश दिया जाएगा अगर आप उनका सपोर्ट करोगे। तो यही हुआ, उन्होंने सपोर्ट किया। अब एक तरफ ब्रिटेन, यूएस, यूएसएसआर, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? ज्यूस। दूसरी तरफ कौन था? जर्मनी, जिनको सपोर्ट कौन कर रहा था? ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम्स ही थे, जो अरब मुस्लिम्स थे, जो टर्की के लोग थे। ठीक है, टर्की किंगडम था ऑटोमन एम्पायर। अब तुम देखो, एक तरफ ज्यूस हो गए, एक तरफ अरब मुस्लिम्स हो गए। अब ईयर आता है 1918, वॉर एंड होता है और ऑटोमन एम्पायर, टर्की वाला जो एम्पायर है, वो हार जाता है। अब ब्रिटिशर्स अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं इजराइल में, और ब्रिटेन वाले बोलते हैं ज्यूस से कि जो यूरोप में गए थे, जो अदर नेशंस में गए थे, कब के टाइम पे? कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के टाइम पे जो चले गए थे, उनको बोला गया कि अब आप अपने देश वापस आ जाओ, इजराइल वापस आ जाओ। अब पहले से वहाँ पे अरब पॉपुलेशन थी, सिर्फ वो लोग हारे ही तो थे, ऑटोमन एम्पायर हारा ही तो था, वहाँ पे लोग तो थे। अब वहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट हुआ ज्यूस पीपल का। अब यहाँ पे 78% मुस्लिम अरब्स थे, मतलब पैलेस्टीन्स थे।
अब यहाँ पे पहले से 78 थे और यहाँ पे 11% ज्यूज थे और 10% क्रिश्चियंस थे। तो देख सकते हो 80% यहाँ पे पहले से मुस्लिम पॉपुलेशन थी। लेकिन 1-2 साल में ज्यूज की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई इजराइल रीजन में। 1919 में 1938 में क्या हुआ कि इतने बीच के टाइम पे मतलब लैक्स ऑफ ज्यूस आए, कई सारे ज्यूस आए। अब इस पे एक रीज़न ये भी था कि वहाँ पे हिटलर का बहुत ज़्यादा राइजिंग हो रहा था। वो बहुत ही ब्रूटली ट्रीटमेंट कर रहा था ज्यूस पीपल का, उनको ब्रूटली टॉर्चर कर रहा था। वो हजारों की संख्या में मारे जा रहे थे। उनको जो यूरोप के लोग थे या वेस्टर्न नेशंस के लोग थे वो ज्यूस पीपल को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। उनके घर रॉबरी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, उनकी सिटीजनशिप भी ले ली गई थी। उनके लिए रूल्स बनाए गए थे। उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया। तो ज्यूस की इतना बुरा उनके साथ किया गया। उनको ना ही उनके देश इजराइल में रहने दिया, ना ही उनको यूरोप के देश वहाँ रहने दिया। तो अब वो जाएं तो जाए कहाँ? तो अब बोला ब्रिटिश ने कि अब तुम यूरोप से वहाँ से आके अब अपने इजराइल देश आ जाओ, हम तुमको एक नया देश देंगे। अब जैसे कि वर्ल्ड वार 1 में अरब ने सपोर्ट किया था हिटलर का और ज्यूस ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर का। तो अब ज्यूस को ना एक चांस मिला था हिटलर के खिलाफ लड़ने का और इस वजह से ज्यूस जो थे वो ट्रेंड भी हो गए थे। तो अब वो मिलिट्री पावर में भी और तेज हो गए थे। अब होता यह है कि आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट आपको पता होगा कि यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का, जिससे कि फ्यूचर वार्स ना हो। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था वो यूएन को दे दिया कि अब ये यूएन करेगा जो करेगा, आपको देश देना है या नहीं देना, जो कुछ भी है वो यूएन के अंडर है। तो एक तरीके से ना जैसे अनाथ को दे देते हैं अनाथालय में, ऐसे दे दिया ब्रिटेन ने उस बेल्फेयर डिक्लेरेशन को यूएन को। अब एक कमेटी बनाई गई यूएन में और डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाएगा कि क्या 2 कंट्रीज कर देनी चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन बेटर होगा, कि एक कंट्री में दो कंट्रीज बना दी जाए। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये जो कमेटी थी ये पास हो गई थी। इसमें जो मेंबर्स थे 11 मेंबर्स की कमेटी थी, इसमें से मोस्ट ऑफ द ने इस चीज़ को एग्री कर लिया था। अब एग्री करने के बाद जब 2 कंट्री बनी तो इजराइल पार्ट दिया गया ज्यूस को और पैलेस्टाइन का एरिया दिया गया अरब्स को। और जो इसकी कैपिटल थी जेरूसलम, जो मोस्ट होली प्लेस था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे माउंट, टेम्पल माउंट और जो कुछ मैंने बताया वो सब था, उसको यूएन के अंडर रखा गया। अब इस वोटिंग में इंडिया ओनली नॉन मुस्लिम कंट्री था जिसने इस यूएन पार्टीशन प्लान को अपोज किया था। अब होता यह है कि जब ब्रिटिशर्स वहां से छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अब इजराइल पूरा ब्रिटिश वगैरह से सबसे फ्री हो चुका है, अब वहां पे अरब्स रहते हैं और इजराइल के लोग रहते हैं जो ज्यूस रहते हैं। तो अब होता यह है जो उसके आसपास के देश होते हैं, जो अरब कंट्रीज होते हैं, जैसे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और जो इराक है, अब वो स्टार्ट कर देते हैं वॉर अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि इजराइल में अब ज्यूस लोग थे जो अभी जीत के आए थे और जो अरब लोग थे वो भी थे। तो अब वार के बाद क्या होता है, जो ज्यूस लोग होते हैं वो मिलिट्री ट्रेंड होते हैं पहले से ही, तो वो कुछ एरियाज को और कैप्चर कर लेते हैं उन सब लोगों को हरा के। जैसे कि इजिप्ट, सूडान, सीरिया, लेबनान, इन सब ने इजराइल पे अटैक किया था और इजराइल ने इनका कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। तो उसके बाद इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने फ्रांस के साथ मिलके एक ये पैसेज बनाया। किस चीज़ का पैसेज बनाया, इसको बोलते हैं सुइज कैनाल। ये देखो, ये है तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी और ये है रेड सी। तो तुमको पता होगा जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है उसको सुइज कैनाल बोलते हैं। तो ये जो सुइज कैनाल है ये वाला, ये इजिप्ट की लैंड पे था, इजिप्ट की ज़मीन पे था। तो ये फ्रांस और इजिप्ट ने बनाया था, लेकिन इसमें इजिप्ट ने इतना रुपया नहीं लगाया था, इसको ना यूके की कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन इजिप्ट ने क्या बोला, इजिप्ट ने लेटर ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, तुम लोगों ने कोई भी रुपया खर्च नहीं किया, ये पूरी जो टेरिटरी है सुइज कैनाल वाली वो मेरे अंडर आती है और मैं आज से इसको कंट्रोल करूंगा। तो अब जो यूके और फ्रांस वगैरह थे अब वो इस चीज़ से चिढ़ने लग गए, क्योंकि इन्होंने रुपया खर्च किया था।
अब इजराइल क्या करता है, इन दोनों के साथ मिलके इस पे फाइट करता है। लेकिन फाइट क्यों करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे ही इजिप्ट में ये स्विच कैनाल बनता है, ये इजराइल को मना कर देता है ट्रेड करने से। तो अब इजराइल क्या करता है, इजराइल सपोर्ट लेता है फ्रांस का और ब्रिटेन का, क्योंकि उन दोनों के खिलाफ तो इजिप्ट पहले ऐसे ही था। अब उसके बाद इन दोनों में फाइट होना स्टार्ट होता है। अब इजराइल इजिप्ट के कुछ एरियाज को कैप्चर कर लेता है। अब इन एरियाज को जब कैप्चर कर लेता है तो फिर यूएन एग्रीमेंट आता है, यूएन बीच में टांग अड़ाता है और फिर यूएन बोलता है कि ये सब गलत है, इजिप्ट को उसका एरिया वापस दे दो। तो फिर से जो एरियाज इजराइल ने कैप्चर किए थे इजिप्ट के, उनको वापस कर दिया जाता है। लेकिन एक एग्रीमेंट किया जाता है इजिप्ट और इजराइल के बीच कि आज के बाद कभी भी ट्रेड रूट पे इजराइल को रोका नहीं जाएगा। तो ये थी स्विच कैनाल क्राइसिस। अब यहाँ पे एंट्री होती है पीएलओ की। तो 1964 में क्या होता है, अरब कंट्रीज मिलके एक मीटिंग करते हैं इजिप्ट में और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जो एक आर्मी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करता था। तो जो PLO था वो पैलेस्टीन्स लोगों के लड़ने के लिए, उनके हक के लिए था। अब PLO ने कई सारे अटैक्स किए इजराइल पे 1964 के बाद। उन्होंने उनके प्लेन्स भी हाईजैक किए, उनके स्पोर्ट्स पर्सन पे भी उन्होंने अटैक किए और उन्होंने ना लेबनान में अपनी मिलिट्री भेज के वहाँ पे अटैक्स करवाए इजराइल में। लेकिन 1988 में PLO को लगने लगा कि वॉर से शायद इनका कुछ नहीं हो पाएगा, वॉर से शायद वो इजराइल को नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशंस निकाला इजराइल के ऊपर। तो उन्होंने इजराइल को बोला कि चलो 2 स्टेट सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो 1993 में ओस्लो अकॉर्ड आया। ओस्लो अकॉर्ड में इजराइल एग्री हो गया गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन एरिया को PLO को देने के लिए, पैलेस्टीन्स को देने के लिए, क्योंकि एक फाइट में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टाइन एरिया, जो वेस्ट बैंक एरिया है, वो दोनों एरियाज एक फाइट में दोनों कैप्चर कर लिए थे। तो ओस्लो अकॉर्ड में वो लौटा दिया गया। तो अब एक चीज आती है कि अब ये ओस्लो अकॉर्ड हुआ, लेकिन इजराइल ने चीजों को फॉलो नहीं किया। अब ये माने जाने लगा कि PLO एक टाइम पे बहुत पावरफुल था, लेकिन उसने इजराइल से एग्रीमेंट करके अपने आप को पूरा खराब कर लिया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में वो स्ट्रेंथ नहीं बची। तो अब ओस्लो अकॉर्ड के बाद पैलेस्टीन्स को लगने लग गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब इजराइल ने उनको जैसे जैसे बोला था उस तरीके से एरिया भी नहीं दिया, उनके एरियाज में खुद के ज्यूज भेज दिए। अब अरब्स की कंडीशन और खराब होने लगी। तो अब इस समय हमास एग्जिस्टेंस में आया। हमास एक तरीके से रेडिकल पैलेस्टीन्स थे जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे, क्योंकि PLO पहले ही वीक हो चुका था। तो हमास आया जो एक गोरिल्ला टेक्निक यूज करता था वारफेयर में, और उन्हें ना अरब कंट्रीज सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली, लाइक ईरान, तुर्की, कतर। ये सारी कंट्रीज हमास को सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देती हैं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, वेपन्स देती हैं। तो ये सारी चीज़ अरब कंट्रीज करती हैं हमास के लिए, क्योंकि हमास जो है वो एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड हो चुका है, जो पैलेस्टीन्स के लिए लड़ता है इन अ रेडिकल वे। ना वो एग्रीमेंट करना चाहता ना कुछ भी। अब हमास जो है वो उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग गया PLO से, PLO वीक होता चला गया। तो इस वजह से अब जो हमास है वो टॉप पे है। अब पीस नेगोशिएशंस में क्या होता था कि अगर दोनों तरफ के बंदे पीस भी करना चाहते थे तो अब उन्हें भरोसा नहीं होता था, सिटीजन्स एग्री नहीं करते थे, इवन वो लीडर्स को किल भी कर देते थे। अब जो दोनों कंट्रीज हैं, अरब मुस्लिम्स और ज्यूस, उन दोनों को अब अपना एक कंट्री चाहिए। या तो अब वो पूरे ज्यूस को हटाएंगे या फिर वो पूरे अरब मुस्लिम्स को हटाएंगे। तो हमास इसी बीच में पैदा हुआ था। हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, और ये सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो 1987 में फॉर्म हुआ था। इसका मेन एम था कि इजराइल को पूरा डिस्ट्रॉय करना है, उसको मैप से हटाना है और अपने पैलेस्टीन्स भाइयों को लिबरेट कराना है। हमास ने 4 वॉर्स भी लड़े हैं इजराइल के साथ। हमास अकेला
इस पावरफुल कंट्री इजराइल को तो काउंटर नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हमास को किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट जरूर है, या तो कोई देश जो इन सारी जियोपॉलिटिक्स गेम को बड़े तरीके से खेल रहा है। तो अब देखते हैं इस हमास को कंट्रोल कौन रहा है। अब हमास अभी उसने जैसे 5000 मिसाइल छोड़ी, तो इतना तो कैपेबल नहीं है हमास की इतनी बड़ी इजराइल इतनी मिलिट्री पावर को वो अकेले काउंटर कर सके। तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट है किसी बैकवर्ड कंट्रीज का जो उसको एज अ पपेट यूज कर रही हैं। तो जो कंट्रीज उसको फंड करती हैं, जैसे कतर ने मिलियंस ऑफ डॉलर फंड किए हैं हमास को एवरी ईयर। इवन 2021 में 360 मिलियन डॉलर दिए थे हमास को। नॉट ओनली कतर, तुर्की ने भी उनको आइडियोलॉजिकल और मॉनेटरी सपोर्ट दिया है। लेकिन ये दोनों कंट्रीज नहीं, जो मेन गेम प्ले है वो है ईरान का, जो बिगेस्ट राइवल है इजराइल का। ईरान हर साल 100 मिलियन डॉलर देता है हमास को, उनको वेपन्स भी देता है। एक्चुअली ईरान और हमास के बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप हैं। ईरान ने हमास के टेररिस्ट को ट्रेंड किया है, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। इवन जो अफसर्स हैं ईरान के, उनको एक नाम से बुलाया जाता है ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, IRGC, जो मोस्ट पावरफुल कंट्री मिलिट्री है उनकी। उन लोगों ने उनको हमास को ट्रेंड किया है, तो ईरान उनको पूरा मॉनेटरी और मिलिट्री सपोर्ट देता है। लेकिन अब देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है, वो सपोर्ट क्यों देता है ईरान, क्यों हेल्प कर रहा है। तो इनके कुछ जियोपॉलिटिकल्स रीज़न रहे हैं पहले, जैसे जो इनके ईरान लीडर थे शाह, उनको इजराइल और US ने सपोर्ट किया था, लेकिन ये शिया लीडर थे। तो शिया लीडर्स को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और धीरे धीरे करके रिलेशंस बहुत ख़राब होते गए। 1980s में क्या हुआ, ईरान ने सपोर्ट किया लेबनान को 1980s के कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि ईरान ने देखा इजराइल ने देखा 1980 में कि जब पैलेस्टीन्स उन पे अटैक कर रहे थे और वहाँ के जो PLO के लोग थे, वहाँ पे जो कुछ लोग अटैक कर रहे थे, वो कुछ लोग लेबनान में जाके बस गए थे। तो इजराइल ने लेबनान के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी थी 1980s में। तो उसके बाद ईरान ने 1980s में एक फोर्स भेजी, उनको हेल्प किया लेबनान को अगेंस्ट इजराइल। तो वहीं से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का ओरिजिनेशन हुआ। उस ओरिजिनेशन को बोलते हैं हेजिबुल्ला। तो ये जो हेजिबुल्ला है, ये लेबनान की शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप है। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान में, जो किसके अगेंस्ट है, ज्यूज के अगेंस्ट है, इजराइल के अगेंस्ट है। और इसके रिलेशंस किससे रहते हैं, ईरान से रिलेशंस रहते हैं और हमास से रिलेशंस रहते हैं PLO से। अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि पिछले 2-3 साल में इजराइल ने एक एडवांस्ड स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन पीस ट्रीटी की है सऊदी अरब और UAE के साथ। इजराइल एक एडवांस स्टेज पे है जिसमें पीस ट्रीटीज की जा रही हैं अदर अरब कंट्रीज के साथ। तो इससे इजराइल अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिमूव कर रहा है और दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशंस बेहतर कर रहा है। बट ये चीज़ ईरान को सही नहीं लग रही है, और इवन ईरान के ये जो लीडर्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, वो अदर कंट्रीज़ को ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो ज्यूज से हाथ मिला रहे हैं, जो कि उनके राइवल्स हैं, जो कि उनके अपोजिट्स में हैं। अब ये चीज़ अब्राहम अकॉर्ड को भी इम्पैक्ट करेगी। अब्राहम अकॉर्ड एक बाइलेटरल एग्रीमेंट था इजराइल, UAE और बहरान के बीच, जिसमें इजराइल अपने रिलेशंस अच्छे कर रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। ये चीज़ I2U2 ग्रिपिंग पे भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि इंडिया उसका पार्ट है। तो जब इजराइल और UAE इन चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट में होंगे तो अदर कंट्रीज़ पे भी इम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज़, इजराइल की और सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन ट्रीटी भी है। इसके साथ साथ जो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर है, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से होकर ही जाएगा। तो जब इन दोनों कंट्रीज़ में, इजराइल में और ईरान में, और अगर इंटरनल टर्मोइल होता रहेगा
तो ये कॉरिडोर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करेगा। IS से कंपेयर करो तो इनको, वो तो उनसे भी ज़्यादा ब्रूटल हो रहे हैं। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि इजराइल के लोगों को कैप्चर करके उनको टॉर्चर किया जाए, बट एक अलग और वे से या कुछ भी सॉल्यूशन निकाल के इन दोनों कंट्रीज़ के बीच सॉल्यूशन होना चाहिए। बट ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के सिविलियंस को, पैलेस्टीन्स को, ज्यूज़ को मारा जाए। क्या ये जीनोसाइड होगा या फिर एक टेरर अटैक है ये? क्योंकि जीनोसाइड अगर हुआ तो पूरी मिडिल ईस्ट हिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रीज़ एक तरफ आ जाएंगे, कुछ कंट्रीज़ इजराइल की तरफ, कुछ कंट्री ईरान और हमास की तरफ। बेस्ट जो है वेस्ट कंट्रीज़ वो एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन इससे इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कई सारे चीज़ें होंगी जो इम्पैक्ट डालेंगी। लाइक कि वहाँ पे जो ऑयल का प्रोडक्शन वगैरह होता है, ऑयल के प्राइजेस बहुत हाई हो जाएंगे। कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं ऑयल क्राइसिस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस और कई सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आइडिया भी मिला होगा इस पूरे इश्यू के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगी है। तो होप सो, और यहाँ से SSB के लिए अपने नोट ज़रूर बना लेना, ठीक है, कि PLO कब फॉर्म हुआ और ये क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन क्या चाहता है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन से कंट्रीज़ किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ बना लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।